हेलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स में चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपको अपने घर से इनकम होता है तो आप उस पर मुझे टैक्स दीजिए। तो आपके मन में आया होगा, सर घर से इनकम कैसे होगा? तो घर से इनकम होगा जब आप अपने घर को किराए पे लगाते हो। जब आप अपने घर को किराए पे लगाते हो और किराए से आपको इनकम आता है तो इस इनकम पर गवर्नमेंट कहती है मुझे टैक्स दो, और वो चार्ज होता है, चार्जेबल होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर में, जिसका चार्जिंग सेक्शन है 22 में बताया गया। तो सबसे पहले मन में यह आता है कि सर घर का मतलब क्या होता है? सर घर का मतलब, यहां घर को डिफाइन किया गया है। अच्छा मुझे बताइए, घर का मतलब क्या चार दीवार और एक छत घर है? हाँ सर। तीन दीवार और एक छत क्या घर में आनी जाएगी? अच्छा, क्या दो दीवार और एक छत घर मानी जाएगी? बिना छत के दीवार है क्या घर मानी जाएगी? नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? बिना छत के सिर्फ दीवार है और वो घर मानी जाएगी? तो यहां बताया गया है घर का मतलब, सर घर किसको माना जाएगा और किससे हुआ इनकम हमारे इस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। तो चार्जिंग सेक्शन, जैसा कि आप देख पा रहे हो, एज पर सेक्शन 22, चार्जिंग सेक्शन हमारा है 22 कहता है द एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू मतलब साल का वैल्यू, हमने साल में जितना कमाया, ठीक है, तो साल का वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, किससे? प्रॉपर्टी से। तो साल का वैल्यू प्रॉपर्टी से कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड, कोई भी जमीन याद रखोगे, कोई भी जमीन, बिल्डिंग, अगर जमीन पर बिल्डिंग बनी हुई है तो याद रखोगे यहां बताया गया कोई भी बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयर टू, कोई भी बिल्डिंग और उससे जुड़ी हुई जमीन, ठीक है, ध्यान से देखोगे। यहां कहता है एज पर सेक्शन 22 द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग और लैंड उससे जुड़ी हुई जमीन अपार्टमेंट देयर टू विच एसएससी इज द ओनर। और एसएससी का मतलब समझोगे टैक्स पेयर, टैक्स देने वाला। अगर मैं टैक्स पे कर रहा हूं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में तो ये घर मेरा होना चाहिए और इस घर से किराया आना चाहिए, ठीक है। तो सर बिल्डिंग एंड लैंड अपार्टमेंट देयर टू विच इज द एसएससी इज द ओनर। ध्यान से सुनोगे। अब मुझे बताइए, मुझे ये बताओगे, आपने तो फार्म हाउस देखा होगा, ठीक है ना? फार्म हाउस, मैंने क्या किया, एक फार्म हाउस बनाया। ध्यान से सुनोगे, मैंने क्या बनाया? एक फार्म हाउस बनाया, ठीक, लोग रहने जाते हैं उस पे और उसको किराए पे लगाया। फार्म हाउस पे रहने के लिए क्या अमीर इंसान आते होंगे या गरीब इंसान आते होंगे? सर ऑब्वियसली अमीर इंसान। अच्छा, अमीर इंसान आए तो क्या पैदल आए होंगे, ट्रेन से आएंगे या गाड़ी लेकर आएंगे? सर अपनी पर्सनल कार होती है उनकी, ठीक है ना, अपनी पर्सनल कार लेकर आए। अब मुझे बताइए, मैंने फार्म हाउस तो बना दिया, क्या गाड़ी रखने के लिए जगह दूंगा उनको? उन्होंने कहा भाई गाड़ी कहां मैं पार्क करूं? तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने क्या किया, एक शेडिंग बनाया, ठीक है, एक शेडिंग बनाया, चार खंबे लगाए और शेड लगाकर मैंने पार्किंग का जगह दे दिया। अब मुझे बताइए, मैं घर पे तो किराया लूंगा ना? हाँ सर, आप घर पे किराया लोगे। अच्छा, क्या मैं इस शेडिंग का किराया लूंगा या नहीं लूंगा? हाँ सर, इसका भी किराया लोगे। ये घर का किराया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में तो जाएगा सर, लेकिन क्या इसका भी किराया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा? हाँ सर, ये दोनों तो घर के अंदर ही आता है ना, तो क्या इसको भी घर माना जाएगा? हाँ सर, इसको भी घर माना जाएगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन था कि अगर बिना दीवार के छत हो तो क्या उसको घर माना जाएगा? हाँ सर, उसको घर ही माना जाएगा इन द इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट, अच्छा अमीर इंसान स्विमिंग पूल में नहाते हैं, उन्होंने बोला एक स्विमिंग पूल, मैंने स्विमिंग पूल भी बना दिया, क्या स्विमिंग पूल का किराया नहीं लूंगा? हाँ सर लोगे। तो क्या इसको घर माना जाएगा? क्या इसको घर माना जाएगा? हाँ सर, इसको भी घर माना जाएगा। एनी बिल्डिंग एंड लैंड अपार्टमेंट देयर टू, उससे जुड़ी हुई कोई भी जमीन अगर आप किराए पे लगाते हो तो वो भी घर ही मानी जाएगी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगी। अच्छा, अगर मैंने कोई पार्क बना दिया,
मैंने 2-4 चेयर लगा दिए, वहां बैठने की जगह बना दी, क्या मैं इसका किराया लूंगा? हाँ सर, इसका भी किराया लोगे आप। तो इसका किराया, तो क्या इसको भी घर माना जाएगा? हाँ सर, इसको भी घर माना जाएगा। सर कैसे? क्योंकि चार्जिंग सेक्शन 22 कहता है कि एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग एंड लैंड अपार्टमेंट देयर टू, इससे जुड़ी हुई कोई भी जमीन जिससे हमको किराया आ रहा है वो सब घर ही माना जाएगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, कहीं भी डाउट होगा तो बोलोगे। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट है SSC is the owner other than such portion of such property as he may occupy for the purpose of any business or profession। सर मेरे पास ना 3 घर हैं, मेरे पास 3 घर हैं, मैंने क्या किया, एक को किराए पे लगाया, दूसरे को भी किराए पे लगाया, और तीसरे में मैं खुद का बिजनेस करता हूं। तो मुझे पहला नंबर ए घर से किराया मिला, नंबर बी घर से किराया मिला, और नंबर सी तो मैं बिजनेस करता हूं, इसलिए ये इस हेड में ना जाकर ये कहां चला जाएगा? पीजीबीपी। तो कहता है अगर किसी भी घर पर आप अपना बिजनेस या प्रोफेशन करते हो तो वो इस हेड में ना जाकर वो पीजीबीपी में जाएगा। 5 हेड मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है आपको कि इनकम के 5 हेड है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, तो ये पीजीबीपी में चला जाएगा। तो सर अगर मैं किसी भी घर पे अपना बिजनेस या प्रोफेशन करूं तो वो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, यही कहता है बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम शैल बी चार्जेबल टू द इनकम टैक्स अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये इसमें नहीं टैक्सेबल होगा, इनकम टैक्स के हाउस प्रॉपर्टी पोर्शन में नहीं आएगा। तो यहां हमने पढ़ लिया घर का मतलब। सर घर का मतलब क्या है? सर घर का मतलब दीवार हो ना हो कोई बात नहीं, छत हो ना हो कोई बात नहीं, रेसिडेंशियल छत में नहीं जरूरी होता है। बाकी क्या है जरूरी? सर एक बिल्डिंग होनी चाहिए और बिल्डिंग से जुड़ी हुई जमीन होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर 3 चीजें देखते हैं। सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आने के लिए जरूरी क्या है? ध्यान दें, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जरूरी क्या है? सबसे पहला ओनर, एसएससी ओनर होना चाहिए, जिसका घर है वो ओनर होना चाहिए। ठीक है, जो टैक्स पे करेगा। कोई डाउट किसी को? सर मुझे एक डाउट है, आप तो मजाक कर रहे हो। कैसे? सर आपने बोला टैक्स पे करेगा वो ओनर होना चाहिए। आप मुझे बताओ, घर अगर आप किराए पे लगाए हो, कोई भी घर अगर आप किराए पे लगाए हो तो किराए पे कौन लगाता है? मकान मालिक ही ना, ओनर ही ना लगाता है। तो आप क्या बता रहे हो कि टैक्स वही पे करेगा जो ओनर होगा, जो ओनर नहीं होगा टैक्स? अरे भाई जब ओनर ही नहीं है तो उसको क्या रेंट मिलेगा? जब ओनर ही नहीं है तो क्या उसको रेंट मिलेगा? बताइए। मैं किसी के घर का मालिक नहीं, मैं अपने पड़ोसी के घर को किराए पे लगा दूं, मिल जाएगा उसमें मुझे रेंट। तो क्या ओनर को ही रेंट मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा। सर ये कैसे? सुनिए ध्यान से। जैसा कि वी नो दैट मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मैंने एक घर लिया किराए पे, किराया था उसका 10,000 रुपए। ठीक, मैंने एक घर लिया किराए पे, किराया था 10,000 रुपए, लेकिन क्योंकि घर बहुत बड़ा था और मुझे भूत से डर लगता है, मैंने कहा इतने बड़े घर में मैं अकेला नहीं रह सकता। तो मैंने अपने एक दोस्त से बात की, बी से, कि भाई सुनो बी, तुम क्या घर पे रहना चाहोगे? मैं तुम्हें सस्ते में घर दिलवा दूंगा। बी कहता है कितना सस्ता? मैंने बोला कि आधा घर मैं तुम्हें दे दूंगा। कितने में? 7,000 रुपए में। ठीक, बी एग्री हो गया और आधा घर पे वो रहने लगा। अब मुझे बताओ, मैं दे रहा हूं मकान मालिक को 10,000 रुपए, आधा आधा पोर्शन का वैल्यू होता है 5,000 और 5,000। ठीक, 5 और 5 इसको मिलने हैं 10, लेकिन मैं बी से कितना ले रहा हूं? 7,000, और एक्चुअली में मेरा किराया आधे घर का होता है 5,000। तो क्या मुझे इनकम हुआ 2,000? हाँ सर आपको भी तो इनकम हुआ। अच्छा मैं किराएदार हूं या मकान मालिक हूं?
सर आप किराएदार हो, आपने घर किराए पे लिया है, तो क्या मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा? नहीं सर, आपका इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा क्योंकि आप ओनर नहीं हो, लेकिन रेंट से किराया आपको मिल रहा है। इसको कहते हैं सब लेटिंग। लेट आउट को भी लेट आउट कर देना सब लेट आउट कहलाता है। ठीक है, कि मैंने किराए पर लेकर फिर से किराए पर लगा दिया, वहां पर मैं ओनर नहीं हूं, इसलिए मेरा इनकम इस हेड में ना जाकर वो दूसरे हेड्स में चला जाएगा। समझ में आ गई बातें? और मैंने जो मकान मालिक को किराया दिया 10,000 रुपए, उसका किराए पे जो टैक्स लगेगा वो कहां जाएगा सर? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रही है? तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए जरूरी क्या है? ओनर का होना। अगर ओनर को इनकम हो रहा है तो ही इस हेड में जाएगा, अगर ओनर के अलावा किसी और को इनकम हो रहा है तो इस हेड में नहीं जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, तो जरूरी क्या है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए सर? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए जरूरी है ओनर का होना, और वो घर वो अपने बिजनेस या प्रोफेशन में नॉट टू यूज बिजनेस और प्रोफेशन, या तो बिजनेस या तो प्रोफेशन में यूज नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्राइटेरिया है। समझ में आ गई बातें? तो सबसे पहले आप लोग इसके डेफिनेशन को कॉपी कर लें कि सर इसका चार्जिंग सेक्शन क्या बताता है एज पर सेक्शन 22। वीडियो को पॉज कर लें, पॉज करके आप लोग इसको कॉपी कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की ओर देखते हैं। सर हमने समझ लिया कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए जरूरी क्या है सर? एक घर, और घर से जुड़ी हुई जमीन, उससे उठा हुआ किराया, उससे मिला हुआ किराया ओनर टैक्स पे करेगा फ्रॉम द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं इसके आगे के सेक्शंस को। बातों को समझिएगा। सर मेरे पास 3 घर हैं, मेरे पास 3 घर हैं, मैंने ए, बी और सी, मैंने एक को किराए पे लगा दिया, मैंने दूसरे पे खुद रह गया और तीसरे को भी किराए पे लगा दिया। तो अब बताइए मुझे, क्या मुझे इनकम ए में हुआ? रेंट में लगा दिया तो हाँ सर इनकम हुआ। क्या मुझे बी से इनकम हुआ? नहीं सर, बी से तो कोई इनकम नहीं हुआ। क्या मुझे सी से इनकम हुआ? हाँ सर इनकम हुआ। तो मुझे टैक्स किस पे लगेगा? ए और सी पे। सर बी भी चार्जेबल सेक्शन में आएगा, इस पे टैक्स लगेगा सर। कितने पे टैक्स लगेगा? नील। याद रखोगे हम खुद के घर पे खुद रहते हैं, उस पे टैक्स तो लगेगा, लेकिन कितने पे लगेगा? नील पे, क्योंकि इनकम ही नहीं हुआ सर, हम तो खुद रह रहे थे ना, इसलिए इनकम ही नहीं हुआ। इसलिए इनकम क्या देंगे? 0/सन्नाटा। इज इट क्लियर? अच्छा सर अगर हम एक और घर पे रह जाते हैं, सर मैं ए पे भी रहता हूं और मैं बी पे भी रहता हूं, तो सर इस पे टैक्स देना होगा? हाँ देना होगा। कितने पे देना होगा? सर नील। सर ये तो अच्छी बात हो गई। अब मेरा सर 5 घर है, ए बी सी डी और ई, मेरे 5 घर है सर। मैंने गवर्नमेंट को कहा कि गवर्नमेंट सुनो, मैं सारे घर पे रहता हूं, मैं यहाँ दादी के साथ रहता हूँ, यहाँ मामा जी के साथ रहता हूँ, यहाँ पापा के साथ रहता हूँ, यहाँ मम्मी के साथ रहता हूँ, यहाँ भैया के साथ रहता हूँ, मैं सारे घर में रहता हूँ, ये सारा घर मेरा है और मैं सारे घर पे रहता हूँ। भले ही मैं एक घर पे रहूं और सारे पे किराया लगा दूं, मैंने टैक्स चुराया, मैंने गवर्नमेंट से टैक्स चुराया कि भैया मुझे टैक्स ना देना पड़े, इसलिए मैंने गवर्नमेंट को कहा कि मैं एक घर पे नहीं, मैं सारे घर पे रहता हूँ, भले ही मैं एक घर में रहता हूँ, ये सब किराए पे है, बट मैंने गवर्नमेंट को कह दिया कि मैं सब पे रहता हूँ। तो सर क्या सब पे वैल्यू नील हो जाएगा? क्या सब पे टैक्स नहीं लगेगा? तो गवर्नमेंट कहती है नहीं नहीं, ऐसे चौलवे ना, ये तो मेरे से टैक्स चुराने की बात हो गई। तो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि अगर आप घर पे रहते हो मोर देन 2 हाउस, तो आपको एग्जम्पशन जो है ना वो 2 ही घर का मिलेगा, और ये माना जाएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ 2 घर पे ही खुद रहते हो, तो 2 घर पे आपको टैक्स नहीं लगेगा, बाकी घर पे आपको टैक्स लग जाएगा। ये याद रखोगे, 2 घर पे टैक्स नहीं लगेगा, बाकी सब पे टैक्स लग जाएगा, ये आपका रूल है, याद रखोगे। अगर आप मोर देन 2 हाउसेस पे कहते हो कि हम खुद रह रहे हैं, तो 2 घर को छोड़कर बाकी सब पे टैक्स लग जाएगा।
कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? हाँ सर, एक प्रॉब्लम तो है। क्या भाई? सर कौन सा दो घर, जब हम मैप्स बनाएंगे तो कौन सा दो घर पे टैक्स नहीं लगेगा? सर किसको एग्जाम्प्ट कर ले? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर ले क्या? 80 90 पूरे 100? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो सर क्या होगा, ध्यान दें। मान लीजिए मैंने पांचों घर का इनकम कैलकुलेट किया। इस घर का इनकम होता है 1 लाख, इसका होता है 2 लाख, इसका होता है 8 लाख, इसका होता है 3 लाख और इसका होता है 10 लाख। ठीक, आप सोचिए अगर आप टैक्स पेयर होते तो आप देख रहे हो इनकम 1 2 8 3 10, आपको सबसे ज्यादा टैक्स किस पे भरना रहता? सर सबसे ज्यादा टैक्स लगता आपको 8 लाख पे और 10 लाख पे। तो आप क्या चाहते हैं, इन दोनों पे टैक्स फ्री हो जाए? हाँ सर। तो आपको कहती है गवर्नमेंट कि आप देख लो सबसे ज्यादा वैल्यू किस किस घर पे है और वो दो घर को एग्जम्प्ट करवा लो और बाकी घर पे टैक्स दे दो। इज इट क्लियर? तो आप जिस पे ज्यादा वैल्यू है उस घर को एग्जम्प्ट कर लो और बाकी घर पे टैक्स लगा दो। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम बताएं? चलिए, तो मैक्सिमम छूट कितना मिलेगा सर? सिर्फ और सिर्फ 2 घर पर ही हम लोगों को छूट मिलेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जो आता है मेन रूल। मेन रूल क्या है सर हाउस प्रॉपर्टी का? ध्यान से देखोगे, अब मैंने कहा कि सर ऐसे नहीं तो ऐसे, गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि 2 घर पे ही छूट दूंगा बाकी पे टैक्स लगा दूंगा, तो अब क्या किया जाए? कुछ ना कुछ तो उपाय निकालना ही पड़ेगा। तो मैंने उपाय निकाला। मैंने बोला कि सुनो भाई गवर्नमेंट, मैंने एक घर किराए पे लगाया, मैंने एक घर किराए पे लगाया। एक्चुअली में मैंने उस घर को किराए पे लगाया था 10,000 रुपए में, ठीक है? तो 10,000 इंटू 12 मुझे साल का कितना मिलता है? 1,20,000। लेकिन मैंने गवर्नमेंट को झूठ झूठ कह दिया कि भाई गवर्नमेंट सुनो, मैंने अपने एक बच्चे को, मैं एज ए टीचर हूं, मेरे एक बच्चे हैं, मैंने अपने गरीब बच्चे को ये किराए पर दे दिया है 1,000 रुपए में। मैंने 1,000 रुपए किराए पे दे दिया, वो बहुत गरीब है, तो मुझे इनकम कितना हुआ? 12,000। मैंने झूठ कह दिया कि मैंने अपने एक बच्चे को 1,000 किराए पे दिया, तो मेरा टोटल इनकम कितना हुआ? 12,000। तो आप इस पे टैक्स ले लो 12,000 रुपए पे। मैंने टैक्स चुरा लिया, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? हाँ हाँ भाई 1,000, तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम क्या करो 12,000 रुपए पे टैक्स दे दो। क्या ऐसा बोलेगी? नहीं ना। तो सर कैसे? मैंने तो कह दिया कि 1,000 रुपए मिल रहा, तो क्या गवर्नमेंट मान लेगी या गीता पे हाथ रखवा के कसम खिलाएगी कि गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा? तो गवर्नमेंट कहती है ऐसे चॉल्वे ना। सर कैसे चॉल्वे? ऐसे कि तुम कुछ भी बताओ, मैं निकालने का एक रूल बनाता हूं। हाउस प्रॉपर्टी में हाउस का एनुअल वैल्यू निकालने का मैं एक रूल बनाता हूं और उसी रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हें निकालना होगा। सर रूल क्या है? तो रूल हमें बता दें। रूल्स देखें, रूल्स देखें। एनुअल वैल्यू फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एनुअल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी का क्या हो जाएगा? ध्यान से देखें। गवर्नमेंट कहती है आप ऐसे निकालो। सबसे पहले आप लोग म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है सर? तो याद रखोगे कोई भी घर होता है वो म्युनिसिपैलिटी मतलब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उसका कुछ ना कुछ रेट होता है, गवर्नमेंट भी तय करती है इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, आपको पता होगा। तो यहां पर भी म्युनिसिपल वैल्यू मतलब उसकी म्युनिसिपैलिटी के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू कितना है। तो सर एक्चुअली में मैं वो घर कितने पे किराए पे लगा रहा था? एक्चुअली में बताओगे 10,000 में किराए पे लगा रहा था, 10,000 इंटू 12 एक्चुअली में। अच्छा गवर्नमेंट जो रेट लगाती है वो तो सर कम लगाती है ना, वो तो थोड़ा कम लगाती है, तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इसका रेट कितना होगा? तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मान लेते हैं हम इसका रेट जो है वो कितना है? 6,000 रुपए।
सपोज कम लगाती है, तो 6 इंटू 12, गवर्नमेंट कहती है मेरे अकॉर्डिंग इसका होता है 72,000 रुपए। ठीक। दूसरा कहती है फेयर रेंट। फेयर रेंट, फेयर रेंट मतलब हर एक एरिया का अलग अलग रेंट होता है। हर एक एरिया आप जाओगे ना तो वहां अलग अलग रेंट होता है। जैसे आप समझ लो कि मुंबई में घर के किराए का वैल्यू और झारखंड में किराए का वैल्यू अलग अलग होगा, सेम होगा। दिल्ली में किराए का वैल्यू सेम होगा, अलग होगा। सर सब जगह अलग अलग होगा। तो यही फेयर, फेयर क्या होगा, कहां सस्ता होगा कहां ज्यादा होगा। क्या मुंबई में ज्यादा होगी? हाँ सर ऑब्वियसली मुंबई में ज्यादा होगी। अच्छा बिहार में कम होगी? हाँ सर बिहार में कम होगी। तो ये देखोगे कि वहां ज्यादा है यहां कम है, तो उसके अकॉर्डिंग फेयर रेंट। तो क्योंकि मैंने 10,000 के किराए पे लगाया था तो वहां का रेंट तो ज्यादा होगा, तो वहां का जो फेयर रेंट था वो कितना था सर? तो वहां का फेयर रेंट जो था मान लीजिए 15,000 था, मैंने कंसेशन करके 10 पे लगाया था। तो 15 इंटू 12 कितना हो गया सर? 1,80,000। गवर्नमेंट कहती है पहले देख लो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज मोर, दोनों में से ज्यादा कौन है सर? 1,80,000। यहां पर लिखेंगे विच एवर इज मोर, दोनों में से जो ज्यादा है वो लेंगे। फिर गवर्नमेंट कहती है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड आप समझते हो ना, स्टैंडर्ड मतलब हाईएस्ट। जैसे मैं इसको ऐसे समझता हूं, कोई भी आप पेन खरीदते हो जो यूज एंड थ्रो, लिखो और फेंक दो, देखे हो ना, यूज एंड थ्रो वाला पेन जो खरीदते हो वो मैक्सिमम अगर किसी बच्चे को आपको देना हो तो कितना दोगे? 5 लाख 10 लाख रुपया दोगे कि जाओ एक पेन लेकर आओ? नहीं सर, कितना सर? आप उससे मैक्सिमम अगर दोगे तो 10 रुपया। कहीं भी वो ऑल ओवर इंडिया में भी खरीदेगा ना वो पेन तो 10 रुपए के अंदर में आ ही जाएगा। जनरली वो 3 4 5 रुपए का मिलता है, तो 10 रुपए के अंदर तो आ ही जाएगा, मतलब स्टैंडर्ड। तो सर यहां पर हम लोग देखें जरा स्टैंडर्ड वैल्यू कितना है। तो सर स्टैंडर्ड वैल्यू कितना है यहां पर? ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा ये जाएगा तो कितना जाएगा सर? 20,000 जाता। 20,000 इंटू 12 2,40,000। अब गवर्नमेंट कहती है विच एवर इज लिस्ट, इन दोनों में कम कौन है? क्योंकि स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड से ऊपर नहीं ना जाएगा इसलिए स्टैंडर्ड से नीचे। रूल क्या है? पहले म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट, विच एवर इज मोर, दोनों में जो ज्यादा होगा। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड से ऊपर नहीं जाना, स्टैंडर्ड के नीचे। तो विच एवर इज लिस्ट, दोनों में से कम कौन है सर? कम है 1,80,000। इसके बाद गवर्नमेंट कहती है लास्ट लो एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट क्या होता है सर? कि एक्चुअली में हमको कितना मिला। तो गवर्नमेंट को मैंने तो झूठ कह दिया था कि 10,000 नहीं, मैंने 1,000 के किराए पे लगाया था। तो गवर्नमेंट कहती कोई बात नहीं, आप बोलो ना आप फ्री में दे दो, हमको कोई मतलब नहीं है। 1,000 इंटू 12 कितना है? 12,000। गवर्नमेंट कहती है विच एवर इज मोर, 1,80,000। ये आपका आ जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, गवर्नमेंट कहती है अब इस पे हम टैक्स लेंगे। अब हम सर पकड़ लिए, भाई ऐसा कैसे? अगर हम सच बोलते हैं तो मेरा सच पे भी कितना आता है? 1,20,000। ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो ज्यादा हो गया, उससे बढ़िया हम छिपा कर करेंगे क्या? अब छिपाने से तो कोई बात ही नहीं है सर, ना छिपाएंगे ना दिखाएंगे ना बताएंगे, क्या किया जाए? अब बता के भी उतना ही लगना है और छिपा के भी उतना ही लगना, तो भैया बता ही दो। समझ में आ रही बात? तो गवर्नमेंट हमसे तेज है, गवर्नमेंट ऐसे हमारा वैल्यू निकाल देती है। समझ में आ गई? तो वो क्या करती है? रूल्स बनाती है म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज मोर, दोनों में जो ज्यादा होगा। फिर स्टैंडर्ड रेंट, याद रखोगे स्टैंडर्ड से नीचे, उसमें से जो कम होगा। और एक्चुअल रेंट, फिर दोनों में जो ज्यादा होगा वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया। अब मैंने बोला टैक्स तो देना ही है, तो क्या किया जाए? मैं रोने लगा और गवर्नमेंट को कहा माई बाप ये क्या कर रहे हो? एक घर मैंने जो बनाया था, घर पे आप घर का टैक्स, याद होगा आपको, किसी का भी अपना घर है तो आपको पता होगा सालाना हमको टैक्स देना पड़ता है। किसको? म्युनिसिपैलिटी को। तो म्युनिसिपैलिटी मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को तो हम सालाना टैक्स देते ही हैं, म्युनिसिपल टैक्स। तो मैंने बोला कि मैंने इस घर पे तो टैक्स दिया ही है हर बार, और आप एक्स्ट्रा टैक्स उस पर चार्ज कर रहे हो सर, कितना? एक ही घर पे कितना टैक्स दे? तो गवर्नमेंट कहती है अच्छा अच्छा रुको रुको रुको, कितना तुमने टैक्स दिया? मैंने बोला सर मैंने म्युनिसिपल टैक्स दिया रखा था। कितना दे रखा था? मैंने बोला सर 40,000 रुपए मैंने म्युनिसिपल टैक्स दे रखा था। उसने कहा कोई बात नहीं, माइनस कर लो।
40,000 माइनस कर लो, अब कितना बचा, मैंने कहा 1,40,000। कहता है ये आ गया आपका एनुअल वैल्यू, अब इस पे आप टैक्स दे दो। तो ये है हमारा एनुअल वैल्यू। समझ में आई बात? तो अगर हमने कोई म्युनिसिपल टैक्स पे कर रखा है तो उसको हम लोग डिडक्ट कर लेते हैं, और उसको डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू आता है उसको हम लोग एनुअल वैल्यू का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहां हमने समझा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। हाउस प्रॉपर्टी में क्या है, एनी बिल्डिंग एंड लैंड अपार्टमेंट देयर टू, कोई भी इनकम आए। अच्छा, कौन सा नहीं लेंगे घर सर, जो हमारे बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड हो वो नहीं लेंगे। अच्छा, हम खुद रह जाते हैं घर पे तो सर उसका भी वैल्यू नील हो जाएगा, चार्जेबल तो होगा लेकिन टैक्स नहीं लगेगा। कितना पे टैक्स लगेगा सर, 0 पे टैक्स लगेगा। अच्छा, कितना, हम सारे घर में रह जाए तो कोई बात नहीं, आपको 2 घर का छूट मिलेगा, बाकी सब पे टैक्स लग जाएगा। ये यहाँ पर बताया गया। अच्छा सर, वैल्यू कैसे निकलेगा, तो एनुअल वैल्यू निकालने का ये रूल्स है। समझ में आ गई बातें? तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग रूल बनाए हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू निकालेंगे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि म्युनिसिपल वैल्यू, सर म्युनिसिपल वैल्यू में क्या कोई रूल है और इसके आगे मैथ्स बनता कैसे है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इसका मैथ्स न्यूमेरिकल बनता क्या, जो आपके एग्जाम में आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर से जरूर हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करूंगा सर म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्स किस पे निकाला जाता है और कब चार्जेबल होता है, और इसमें डिडक्शन कौन कौन से हैं। तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताएं कि सर इस पे डाउट रह गया, इसको क्लियर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।